नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एडलवाइज मिड कैप फंड की और एक मिड कैप्स को लेकर प्रोसेसली आउटलुक समझेंगे। और अगर हम मिड कैप फंड्स की पर्टिकुलरली बात करें तो क्या आउटलुक यहां से बन रहा है कि एसआईपी स्टार्ट करने का टाइम है, एग्जिस्टिंग एसआईपीज को इस फंड में लेकर क्या करें, इन सब मुद्दों पर करेंगे फोकस। हमारे साथ मौजूद है त्रिदीप भट्टाचार्य जो कि सीआईओ इक्विटीज हैं एडलवाइज एएमसी से। त्रिदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एडलवाइज मिड कैप फंड पर तो चर्चा करेंगे आगे आपसे, लेकिन क्योंकि आप मौजूद हैं तो आपसे पहले तो मार्केट पर आउटलुक लेना चाहेंगे, क्योंकि कॉशियसनेस, नर्वसनेस मार्केट में दिखाई दे रही है। कोई भी ऐसी न्यूज़ जो कि मार्केट को चीयर अप करनी चाहिए वो भी जान नहीं फूंक पा रही है। कैसे रीड करते हैं आप फिलहाल मार्केट के इस मूव को और क्या आउटलुक है यहाँ से? जी, तो ये जो मार्केट का रुख है दीपाली जी, ये पिछले 3 साल या 4 साल के मुताबिक पहली बार आया है। और ये रुख इसके पहले जो करेक्शंस हुए हैं उससे अलग ये है, इसलिए है क्योंकि इस बार एक अर्निंग्स करेक्शन, अर्निंग्स कट जिसको हम कह सकते हैं, वो होता दिखा है। तो अगर आप FY25 को देखें जो करंट वित्तीय वर्ष है, उसमें हमने शुरुआती तौर पे ऐसा अनुमान लगाया था कि सालाना तौर पे इंडिया इंक जिसको कहते हैं कि लिस्टेड एंटिटीज ऑफ इंडिया विल ग्रो एट 15%, 14 से 15% की ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ होगी। लेकिन ये फरवरी तक आते आते ये इसमें करीबन हम लोग को 10 से 12% की कटौती देखने को मिली है। तो इसलिए कुल मिला के ऐसा समझ में आ रहा है कि FY25 में ग्रोथ 15% की जगह केवल 3 या 4% ही रह जाएगी। तो FY25 ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ नो ग्रोथ हो गया। तो इसी को मार्केट में जो वीकनेस है वो इसी चीज को दर्शाता है। नाउ इसका जो एक सेकेंड फेज है वो ये है कि जब भी अर्निंग्स करेक्शन होता है तब उसमें एक बीटा और अल्फा का एक चेंज ओवर देखने को मिलता है, विच आई एम श्योर हम आगे डिस्कस करेंगे। बट नेट नेट मार्केट के नर्वसनेस का ये कारण है कि एक अर्निंग्स कट हुआ है जो पहली बार पिछले 3 या 4 साल में देखने को मिला है। इसके कई कारण है। एक तो कुछ हद तक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थोड़ी सी हल्की रही क्योंकि एक इलेक्शन ईयर था। साथ में यूनाइटेड स्टेट्स में भी ट्रम्प टेकिंग ओवर और उसके टैरिफ्स और बैरियर्स को लेके एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। तो ये माहौल में हम अभी हैं जहाँ पे कि एक अर्निंग्स कट 10-12% की हुई है और साथ में ग्लोबल तौर पे एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है जो कि एक अनिश्चितता एक मार्केट में लेके आई है। लेकिन ये जो कारण है, जिस कारण से ये अर्निंग्स कट हुए हैं, ये ट्रांजिएंट है, ये मतलब क्षणिक है। FY26 की तरफ अगर हम रुख करें तो इसमें से कुछ चीजें उल्टी हो जाएंगी। वो है जैसे पिछले साल गवर्नमेंट कैपेक्स हुआ नहीं, करीबन जो हमने बजट किया था उसके बनिस्बत करीबन 20% हम कम स्पेंड करेंगे। लेकिन इस बार जो बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी है उसको देख के ये लगता है कि ये साल ग्रोथ गवर्नमेंट कैपेक्स में वापस आएगी, ये पहली बात। दूसरी, कंजम्पशन में एक बजट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द टैक्स कट जो आया है। तो इन दो को ध्यान में रखते हुए लगता है कि जो FY25 में स्लो डाउन कह लीजिए या अर्निंग्स कट देखने को कह लीजिए, ये थोड़ा ट्रांजिएंट है। तो ये FY26 में वापस आएगी टुवर्ड्स बैक हाफ ऑफ द ईयर। सो थोड़ा सा ये माहौल बीच वाला माहौल है, जबकि अर्निंग्स कट भी है और इसलिए मार्केट को लेकर नर्वसनेस है। बट ये नर्वसनेस थोड़ा सा 3-4-5 महीने रहेगा, उसके बाद नॉर्मलाइज होने के आसार हैं। अच्छा, तो यानी अगले 4-5 महीने तक, यानी इस बीच के समय में तैयार रहे वॉलेटिलिटी के लिए और इसी तरीके के मार्केट मूव्स के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर भट्टाचार्य, ऑलरेडी हम हाई से डिसेंटली नीचे आ चुके हैं, स्टॉक्स तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, इंडेक्स लेवल पे भी करेक्शन आ चुका है। मौजूदा स्तरों से भी कितना परसेंटेज डाउन साइड लाइकली फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग मार्केट्स को ऐसे ही देखना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म तरीके से देखना चाहिए। और उसमें क्या है कि मार्केट्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स, हम कहते हैं कि मार्केट्स अर्निंग्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करती है। तो देखिए, अभी तक सालाना तौर पे करीबन 10 से 12% अर्निंग्स की कटौती हुई और उतना ही मोटा मोटी ब्रॉडर मार्केट्स डाउन है। तो हालांकि शॉर्ट टर्म में करेक्शन कितना होगा ये बोलना मुश्किल है, बट चूंकि करेक्शन होने के कारण क्षणिक है,
इसलिए मेरा मानना है कि 4 से 5% अगर मान लीजिए करेक्शन होता है तो मैं अचंभित नहीं रहूंगा, लेकिन उससे बहुत बड़ा क्रैश होता भी नहीं दिखता है, बिकॉज जो रीजंस हैं वो टुवर्ड्स ऑफ FY26 रिकवर कर जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि एक हल्का फुल्का वीकनेस शायद यहाँ से थोड़ा और देखने को मिले कुछ और समय के लिए, या तो वो देखने को मिलेगा या थोड़ा सा टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स को इस टाइम को ग्रेजुअली यूज करना चाहिए टुवर्ड्स पुट मनी टू वर्क rather than डर के बैठने के, क्योंकि एग्जैक्ट मार्केट का बॉटम तो पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए अगर एक सेंसिबल तरीका होगा, अगर हम ग्रेजुअल तरीके से इसको इन्वेस्ट करें अगले 3 से 5 महीने में। तो अगले 3 से 5 महीने ये समय है स्लोली एंड ग्रेजुअली बाजार में पैसे लगाने का। अच्छा, आपने अर्निंग्स आउटलुक की बात की मिस्टर भट्टाचार्य, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम Q2 की अर्निंग्स देखें तो नंबर्स खराब रहे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थोड़ी परेशान करने वाली थी, जहां पर डिमांड कंसर्न्स, ग्रोथ कंसर्न्स दिखाई दे रहे थे। अगर Q3 की कमेंट्री को कंपेयर करें आप वर्सेस Q2, कुछ इंडिकेशंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं क्या कि शायद जो चैलेंजेस हैं या फिर जो दिक्कतें हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एज आउट होती हुई दिखाई दी? कोई डिफरेंस दिखाई दिया क्या आपको Q2 वर्सेस Q3 अगर मैनेजमेंट कमेंट्रीज की बात करें? ठीक, तो इसको दो भाग में ले लेते हैं। एक है इंडस्ट्रियल्स या मैन्युफैक्चरिंग, जो कि गवर्नमेंट कैपेक्स से जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग जो पहले 9 महीने साल का अगर आप देखें तो उसमें काफी वीक रही। वहां पे एक थोड़ा सा कमेंट्री में चेंज देखने को मिला है कि Q4 में शायद बेहतर बिजनेस हो एज अपोज टू Q1, Q2 एंड Q3। सो थोड़ा आउटलुक में एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली। कंजम्पशन में हालांकि ओवरऑल एक स्लो डाउन का माहौल था, और मैनेजमेंट कमेंट्री इन द नियर टर्म यही कह रही है कि अभी भी स्लो डाउन कुछ देर रहेगा। लेकिन जो रूरल कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स है वहां एक आउटलुक पॉजिटिविटी के तरफ देखने को मिला इन द नियर टर्म, कि जैसे जैसे हार्वेस्टिंग सीजन आगे जाएगा रूरल कैश फ्लोज बेहतर होंगे और उनका आउटलुक इंप्रूव होता हुआ। तो मैंने 3 बात कह रहा हूं कि इंडस्ट्रियल्स में गवर्नमेंट कैपेक्स एक्सपोज कंपनीज में थोड़ी सी उम्मीद ऐसी जगी है कि Q4 में बेहतर बिजनेस हो और आगे बिजनेस पिकअप हो। अर्बन कंजम्पशन में कमेंट्री स्लो डाउन की थी, रूरल कंजम्पशन में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिला है, बट नेट नेट अगर आप इसका पूरा लेखा जोखा देखें तो वो वीक कमेंट्री ही कहलाएगा। अच्छा मिस्टर भट्टाचार्य, एक चीज़ और बताइए, ये ट्रम्प अभी और डराएंगे क्या? क्योंकि पहले बेस मेटल्स पर टैरिफ तो हमने उस पॉकेट पर असर आते हुए देखा, उसके बाद फार्मा की बात की उन्होंने टैरिफ लगाने की, क्लियरली कहा कि 2 अप्रैल को डिटेल्स शेयर करूंगा, जो अमेरिका में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उन्हीं को राहत मिलेगी। और अब ऑटो की टैरिफ की बात हो गई और हम देख रहे हैं वो रेस्पेक्टिव इम्पैक्ट देखने को भी मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप ट्रंप के डिसीजंस को विद रिगार्ड्स टू इंडियन मार्केट्स या फिर रेस्पेक्टिव सेक्टर्स सो फार, जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं? हाई ऑन नॉइस फैक्टर, लेस ऑन अर्निंग्स, इसको अगर मैं ऐसे समराइज करूं तो बेहतर होगा। यहां से लेके 1 अप्रैल तक या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कह लीजिए, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक नॉइस इस मामले में काफी ज्यादा रहेगी। जो अभी तक हमको देखने को मिला है वो अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग दिन आपको देखने को मिले। लेकिन अगर आप नेट इंडिया का एक्सपोर्ट स्टडी करें कि कितना एक्सपोर्ट्स हम यूएस में करते हैं और उससे कितना मीनिंगफुल इम्पैक्ट होगा एट द इकोनॉमी, एट एन ओवरऑल इकोनॉमी लेवल, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। ये पहली बात। दूसरा ये कि ये ऑलमोस्ट एक नेगोशिएशन टूल भी है टू गेट अ बेटर डील फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये थोड़ा सा टग ऑफ वॉर अगले अप्रैल के फर्स्ट वीक तक होता दिखता है मुझे, जबकि दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे और एक डील में एग्री करेंगे जो कि समवेयर इन द मिडल होगा। सो मेरे ख्याल में इनिशियल पिक्चर जो अभी सुनने को मिल रहा है ये शायद वर्स्ट पिक्चर है। इससे बेहतर डील देखने को मिले बाय अबाउट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, पर नेट नेट ये हाई और नॉइस फैक्टर रहेगा। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका अर्निंग्स में इम्पैक्ट मैं लेस देन 5% देखता हूँ। ओके, अच्छा, अगर हम रेस्पेक्टिव पॉकेट्स या सेक्टर्स की बात करें तो वैल्यूएशंस, ग्रोथ, कंफर्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है अभी? जी, सो मेरे ख्याल में क्लियरली ग्रोथ कंसर्न एक जनरल इकोनॉमी तौर पे तो अभी है, तो उसमें अपने को इंडिविजुअल पॉकेट्स ढूंढना पड़ेगा जहां पे कि ग्रोथ बेहतर है दूसरों की जगह पे। तो ऐसा मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर लगता है जो कि अभी मैं कह रहा हूं उसको डार्क हॉर्स, जो कि अभी वीक है, लेकिन ओवर नेक्स्ट 6-12 मंथ्स ये सिचुएशन यहां से इंप्रूव होती दिखाई देगी।
अगले 6 से 12 महीने में जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में एक टैक्स सॉप दिया है, which is almost about 5 to 7% hike और effectively take home in take home salary, उसका इम्पैक्ट है कंजम्पशन स्पेंडिंग में, लो टिकट कंजम्पशन स्पेंडिंग में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज अ सेक्टर या कंज्यूमर एज अ सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 months मुझे उनके तारे चेंज होते नजर आ रहे हैं फ्रॉम बेरिश टू पॉजिटिव। दूसरा मुझे लगता है कि आईटी सर्विसेज में शायद हमें थोड़ा बेहतर दिन देखने को मिले। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रम्प के पॉलिसीज देखें जो कि यूएस कॉर्पोरेट्स के लिए खासा उन्होंने ध्यान रखा है, तो अगर वो टैक्स कट वगैरह लेके आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां के कॉर्पोरेट्स की हेल्थ बेहतर होती है। तो एज ए डेरिवेटिव प्ले ऑन दैट इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगले 12 से 15 महीने में। तो ये दूसरा सेक्टर हुआ जो मुझे बेहतर लगता है। और तीसरा मैं बोलना चाहूंगा एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनमें अगर जैसे इंडिया में मेरे को लगता है अगले 9 से 12 महीने में वी विल सी रेट कट्स, तो ये रेट कट्स का बेनिफिट इनको अपने अर्निंग्स में देखने को मिलेगा। वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल हैं और ग्रोथ फोरकास्ट शायद बेहतर हो। तो ये 3 सेक्टर मैं जिक्र करना चाहूंगा जो मुझे लगते हैं कि जहां अर्निंग्स रिलेटिवली शायद बेहतर रहे अगले 12 से 15 महीने। और कुछ पॉकेट्स जो आप अभी भी अवॉइड करने की सलाह देंगे? अवॉइडेबल सेक्टर्स मुझे लगता है कि जो टीयर 2 पीएसयूज है, जो कि एक मार्केट में पीएसयूज में एक ब्रॉड बेस्ड तेजी देखने को मिली थी पिछले 2 से 3 साल में, उसके चलते काफी ऊपर बढ़े हुए हैं। वहां पे कुछ हद तक करेक्शन ये हो गया है, पर आगे भी इनमें कॉशियस रहने की दरकार है मेरे हिसाब से। तो एक ब्रॉड बेस्ड तरीके से अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट में देखिए 2 टाइप के कंपनीज पिछले 3 से 4 साल में ऊपर गए। एक जो कि मैं कहता हूं कि द बीटा ट्रेड, जो ये वो जिनको जो नैरेटिव से ताल्लुक रखते हैं लेकिन फंडामेंटली वीक बिजनेस मॉडल्स है, बट समय अनुकूल था इसलिए वो भी सारे ऊपर गए। ये जो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है इसमें अभी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि अर्निंग्स कट इसमें काफी मीनिंगफुल होंगे। तो ये जैसे सेकंड रैंक पीएसयूज हो गए, इसमें मुझे एक सडनली वीकनेस दिख रहा है। दूसरा मुझे ये यूटिलिटीज, जो पावर यूटिलिटीज रिलेटेड कंपनीज है, पर्टिकुलरली यूटिलिटीज रिलेटेड कंपनीज, वहां पे एक वीकनेस देखने को दिख सकता है। और तीसरा मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल कंज्यूमर स्टेपल्स की तरफ ध्यान करें तो उसमें कुछ सेगमेंट्स हैं, वहां पे एक वीकनेस जो है वो परसिस्ट किया जा सकता है। तो ये 3 चीजें मैं अवॉइड करना चाहूंगा और अपने पोर्टफोलियोज में अंडरवेट हूं। ओके अच्छा, एडलवाइस मिड कैप फंड पर हम आएंगे इवेंचुअली। उससे पहले क्विकली एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, मिड कैप्स में जिस तरीके का फॉल देखने को मिला है उसके बाद आप क्या स्ट्रैटेजी खुद ले रहे हैं या क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी बातचीत हमारी एनालिस्ट लॉबी के साथ हुई, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, सबका कहना यही था कि शायद ये टाइम है थोड़ा सा स्ट्रैटेजी रीलुक करने का। मिड कैप्स को हटाना नहीं है पोर्टफोलियो से, बट एलोकेशन थोड़ा लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब 2 तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, एक वो जो ऑलरेडी होल्ड करते हैं कंप्लीट पोर्टफोलियो, एक वो जो एंटर करना चाहते हैं। क्या सजेशन, क्या स्ट्रैटेजी है आपके फिर मौजूदा मार्केट के बीच में मिड कैप्स को लेकर स्पेशली? तो इस माहौल में मैं ये कहूंगा कि पिछले 1 साल से हमने एलोकेशन थोड़ा लार्ज कैप की तरफ या थोड़ा फ्लेक्सी कैप की तरफ या थोड़ा लार्ज की तरफ चेंज किए हुए हैं। तो इसलिए ये करेक्शन में हम लोगों को उतनी ज्यादा मार शायद नहीं पड़ी जितनी ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट जो है एक आत्म मंथन स्टेज में है। इसमें 2 तरीके के स्टॉक्स जो मैं आपको पहले समझा रहा था, द बीटा ट्रेड एंड द अल्फा ट्रेड। द बीटा is getting separated from the alpha trade. Alpha मतलब वो भी स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं जो कि अच्छे बिजनेस मॉडल्स हैं, जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ जेन्युइनली सुपीरियर है लार्ज कैप्स के मुताबिक, और ये स्टॉक स्पेसिफिक है, ये हर सेक्टर्स में है, बट इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका आउटलुक काफी स्ट्रांग है। तो एक एक्टिव स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी माहौल में, जो कि इस कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे बनिस्बत की वो जो बीटा ट्रेड्स हैं, जो नैरेटिव स्टॉक्स जिसको हम कहते हैं, जिनका कि जैसे मान लीजिए पिछले साल वो डिफेंस हुआ करता था या कैपिटल गुड्स हुआ करता था या ईएमएस हुआ करता था। नॉट दैट दिस स्पेसेस आर बैड, बट इसमें कुछ स्टॉक्स जो वीक बिजनेस मॉडल्स हैं वो भी काफी ऊपर चढ़ गए थे, उनके अभी वापस आने का समय आ गया है। तो इसलिए
सेक्टर्स में खराबी नहीं है, स्टॉक्स को एक एक्टिव तरीके से ऐसे ढूंढना है कि जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग बनी हुई है और वैल्यूएशंस आफ्टर दिस करेक्शन एक रीजनेबल हो गया है। तो ये तो हो गया स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, मतलब अल्फा ट्रेड की तरफ ध्यान कीजिए जहां पे ग्रोथ अभी भी बनी हुई है, अर्निंग्स कट कम हुए हैं। दूसरा, उसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा वैल्यूएशंस जो कि अभी मिड और स्मॉल कैप में करीबन 10 ईयर एवरेज से 15% प्रीमियम पे है। सो वो 15% प्रीमियम के सामने जहां ग्रोथ भी कमेंसुरेट प्रीमियम पे है वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। और दूसरा स्टेज होगा कि डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक अर्निंग्स लेड करेक्शन है, इसको ठीक होते होते समय लगेगा क्योंकि अर्निंग्स को वापस आना होगा। तो अर्निंग्स मुझे वापस आता दिखता है सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में, तो मार्केट थोड़ा सा उसको प्रीएम्प्ट कर लेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में 3 से 5 महीने का एक स्टेबल और स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक हो गया स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, दूसरा हो गया डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी इन आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो ये तो मिड कैप्स की बात हुई, लेकिन अब बात करेंगे एडलवाइज मिड कैप फंड की। लेकिन उससे पहले क्विकली एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स डाइव इन करेंगे एडलवाइज मिड कैप फंड से रिलेटेड। चल वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बातचीत कर रहे हैं एडलवाइज मिड कैप फंड की। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य जो कि CIO इक्विटीज एडलवाइज AMC से हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने तमाम मार्केट पर उनका आउटलुक समझा, एक सेंस लेने की कोशिश की कि एग्जैक्टली वो क्या सोच लेकर चल रहे हैं, किन सेक्टर्स में कंफर्ट है और कहाँ पर थोड़ा सा अभी भी ठहरने की जरूरत है। लेकिन बात करें एडलवाइज मिड कैप फंड के मिस्टर भट्टाचार्य, तो काफ़ी इंप्रेसिव रिटर्न्स रहे हैं स्टॉक के सिंस इंसेप्शन। पिछले 5 ईयर्स 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो। लेकिन अगर हम इस फंड्स की थोड़ी और डिटेल्स आपसे समझना चाहें कि एग्जैक्टली जैसे आपने कहा भी कि आपने थोड़ा सा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियोज में चेंज किया मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो कितना परसेंटेज एलोकेशन किस किस कैटेगरीज में है, मिड कैप्स में है, स्मॉल कैप्स का भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं? जी, तो देखिए, कोई भी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को तब तक नहीं आ सकती जब तक एक साउंड प्रोसेस और फिलॉसफी पे फोकस ना हो। तो एक तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो हमने किया, जिसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन अगर आप, जैसे आपने पूछा कि इस फंड को हमने कैसे मार्केट कैप कैटेगरीज में के तौर से देखा है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लेता हूं कि कुल मिला के पिछले 3-4 साल में ओवर द लॉन्ग टर्म जो चीज हमने सबसे बेहतर हेल्प करी वो है इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक। ये जो हमारी एक प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पिलर है, उसने काफी हमें हेल्प किया टू स्टीयर क्लियर ऑफ कंट्रोवर्सी एंड आल्सो डिलीवर सुपीरियर रिटर्न। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है दैट 4 पिलर्स: फोरेंसिक्स, एक्सेप्टेबल प्राइस, इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक एंड रोबस्टनेस। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक की बात कर रहा हूँ। देखिए, हुआ ये कि पिछले 3 से 5 साल में एक समय वैल्यू का था, फिर ग्रोथ का था और फिर डिफेंसिव होने का था। ये 3 चेंज को अगर आप एक स्टाइल को ओन करके बैठ जाएं तो काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए काफी मतलब कंपटीशन में काफी लोगों ने जिन्होंने ऐसा किया उनको एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। हम अपना जो स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है उसको बॉटम अप रख के एक स्टॉक का अपसाइड के बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं, माने ऑन अ बॉटम अप बेसिस जितना अपसाइड दिखता है उस बेसिस पे हम करते हैं, रादर देन ट्राइंग टू फॉलो सम स्टाइल। इससे क्या होता है कि स्टाइल फैक्टर नलिफाई हो जाता है और यही हमारा कारण था कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर रही। इसलिए जब हम पिछले 1 साल में जब हमने देखा कि मिड और स्मॉल कैप में अच्छे खासे रिटर्न बन गए हैं, वहां पे अपसाइड टू इंट्रिंसिक वैल्यू उतना नहीं है, तो हमने एलोकेशन थोड़ा सा लार्जर कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स की तरफ किया। लार्जर कैप मतलब ये नहीं कि लार्ज कैप, लार्जर मिड कैप्स की तरफ किया, जो कैपिटलाइजेशन स्टेज थोड़ा सा बढ़ा दिया, उससे हमको रिलेटिवली एक फायदा हुआ। दूसरे, हमने सेक्टर सिलेक्शन में थोड़ी सी बदलाव लाई, जो कि हम एक कंजम्पशन सेक्टर और IT सेक्टर जो मैंने बात करी, ये थोड़ा हम समय से पहले स्विच कर गए। तो ये 2 कारण हमारे थे इनके जो कि हमारे परफॉर्मेंस में आपको दिख रहा है आज। ओके, तो आपने IT और कंजम्पशन की बात तो की, लेकिन अगर हम इस फंड के सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन और किन किन पॉकेट्स का है? जी,
सो अभी हमारे मेजर ओवरवेट्स होंगे कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सर्विसेज में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, ये दो हमारे मेन एरियाज होंगे जहां पे हम ओवरवेट रहे हैं। आईटी सर्विसेज में भी हम ओवरवेट रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा पहला काफी ओवरवेट होता था वो अभी भी है, लेकिन वो कम हो गया है। तो ये हमारे टॉप 3 सेक्टर्स होंगे जहां पे हम ओवरवेट रहे हैं। इसको छोड़कर फाइनेंशियल्स में एनबीएफसीज, जो आपको अलग से नहीं दिख रहा होगा, ये एनबीएफसीज इज अनदर एरिया जहां पे हम ओवरवेट हैं। तो ये 4 सेक्टर्स हमारे टॉप होंगे जिसमें हम बेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज में 21% के आसपास की होल्डिंग है। बाकी पॉकेट्स का आपने ऑलरेडी जिक्र किया, फिर चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, हेल्थ केयर हो या कंज्यूमर सर्विसेज, आईटी ही क्यों ना हो। अच्छा, अगर हम स्टॉक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एज प्रेजेंट कितने स्टॉक्स हैं टोटल पोर्टफोलियो में? क्या ये फिक्स नंबर है या चेंज भी हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, ये कितने समय में यूजुअली आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं या फिर कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि बहुत से फंड्स में क्वार्टरली रिव्यू होता है, मॉनिटरिंग भले ही डेली होती हो, तो इस पर्टिकुलर फंड को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी? जी, सो हमारा मानना ये है कि एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी है ये मिड कैप स्ट्रेटेजी। तो इसमें हम 60 to 80 स्टॉक्स के बीच में हम जनरली ऑपरेट करते हैं। इसके बाहर अगर चले जाए तो जनरली उस रेंज में हम ऑपरेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो 60 to 80 एक आइडियल मिक्स है। ना बहुत ज्यादा स्टॉक्स, ना बहुत कम स्टॉक्स। कम स्टॉक्स होने से कंसंट्रेशन रिस्क होता है, ज्यादा स्टॉक्स होने से जो इंडिविजुअल कन्विक्शन लेवल होता है स्टॉक का वो सामने नहीं आता, और मिड कैप स्ट्रेटेजी में कन्विक्शन लाना बहुत जरूरी है। तो 60 to 80 मेरे हिसाब से एक ऐसा लेवल है जिसमें ऑपरेट करने से ये दोनों चीजें अच्छे से बैलेंस हो जाती हैं। दूसरा, आपने बात करी रिव्यू की। सो हम इसमें 2 तरीके का रिव्यू करते हैं। एक, जब चीजें सही जा रही हो, एक जब चीजें ठीक नहीं जा रही हो। जब चीजें सही जा रही हो तो हम बेसिकली इसको ऑन ए क्वार्टरली बेसिस जो भी हमारे होल्डिंग कंपनीज हैं उनसे हम एक बार मिलते हैं, एक बार बात करते हैं, और उनके जो फाइनेंशियल्स है उसको रिव्यू कर लेते हैं वंस इन अ क्वार्टर। लेकिन जो कंपनी जो ठीक नहीं जा रही है उसके लिए एक हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी भी तैयार रहता है, कि अगर मान लीजिए जो हमने कुछ शेयर्स खरीदे जो भी हमारा बेंचमार्क है उससे काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके हमारे गार्ड रेल्स हैं। अगर वो अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा हो गई तो उसके बाद हम उसमें एक कॉल ले लेते हैं कि इसको थोड़ा सा इसका एक्टिव पोजीशन कट किया जाए, ताकि इन्वेस्टर्स को खासा नुकसान ना हो पाए। तो इस तरीके से जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है ये काफी स्ट्रिंजेंट तरीके से हम ऑपरेट करते हैं, सो दैट ओवरऑल जो हमारा डाउन साइकिल है परफॉर्मेंस का वो हम मिनिमाइज कर सकें, और बेहतर समय तो बेहतर होता ही है। तो इसलिए एक रिस्क एडजस्टेड तौर पर अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो आप पाइएगा कि रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जो कि हम जिसका हम खासा ध्यान रखते हैं, और हम इसको क्वार्टरली भी रिव्यू करते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ और, अब यूजुअली तो हम हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, बट आपके हिसाब से ये फंड कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को सूट करता है? कितना एटलीस्ट टाइम होराइजन लेकर चलें अगर यहाँ एक्सपोजर लेने का सोच रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे हिसाब से मैं 2 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक है इन्वेस्टर का आउटलुक, इन्वेस्टर का गोल क्या है। तो वो ये फंड उस इन्वेस्टर के लिए काफी सूटेबल है जो कि ओवर द लॉन्ग टर्म, माने 5 से 10 साल में इंडिया की जो अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी है उसको अपने पोर्टफोलियो में अच्छे से कैप्चर करना चाहें। नियर टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर अपने 5 से 10 साल में देखें तो ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें द इमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये काफी खासा अच्छा है, अलग इंडिसेस के सामने अगर देखा जाए तो। मैं कहने का मतलब, अगर आप जैसे मान लीजिए 3 सेक्टर्स जो इंडिया में काफी मीडियम टर्म में ग्रो करने वाले हैं, एक मान लीजिए हॉस्पिटैलिटी है, लीजर सर्विसेज, एक है हॉस्पिटल्स, तीसरा कैपिटल मार्केट्स, ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरीज है। इस कैटेगरी में अच्छा खासा वेटेज है, तो इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनको एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन नियर टर्म में वोलेटिलिटी भी हो सकती है। तो कुल मिला के 5 से 10 साल का आउटलुक रखना चाहिए। इंडिया के अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी को खेलने के लिए ये एक आइडियल व्हीकल है। नियर टर्म में हो सकता है वोलेटिलिटी ज्यादा हो, लेकिन इसके वोलेटाइल टाइम्स में अगर हम अपना एसटीपी या थोड़ा सा एडिशन बरकरार रखें तो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होने के चांसेस इस कैटेगरी में और इस फंड में ही रहते हैं। ओके,
चलिए, शुक्रिया आपका मिस्टर भट्टाचार्य आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और मार्केट्स के साथ साथ इस फंड से जुड़ी तमाम डिटेल सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।